Welcome students to our platform. Today we have brought the fourth video in the series of heredity. Today we will discuss the laws of inheritance. In the last video I discussed about the law of dominance. In today's video we will discuss the remaining two laws of Mendel regarding the inheritance. The first law that I am going to discuss today is regarding the law of segregation and law of independent assortment. तो इस वीडियो में हम ये दो लॉज के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, जीन्स और एलिल्स इस लॉ को किस तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हम बिगिन करते हैं विथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो बोर्ड पे यहाँ पे बच्चों मैंने लिख लिया है, इसका डेफिनेशन भी लिख लिया है। अब वर्ड टू वर्ड हम इसको लर्न करेंगे और एक एक वर्ड समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकलिटी के साथ। ठीक है, तो पहली चीज़, या फिर इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं या फिर मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किस वर्ड का मतलब सबसे पहले समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है यहाँ पे बच्चों, इट मीन्स सेपरेट होना, अलग हो जाना। ठीक है, टू सेग्रीगेट मीन्स व्हाट? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेशन। ठीक है, अब अगली चीज हमको क्या समझनी है, सेपरेट तो हो रहा है, लेकिन सेपरेट हो रहा है तो क्या सेपरेट हो रहा है, व्हाट इज गोइंग टू गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन किस चीज़ का होता है? प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, किसी भी एक जीन में एक एलिल्स के दो फॉर्म्स होते हैं या एक जीन के दो अलग अलग फॉर्म को हम एलिल कहते हैं। ठीक है, राइट। तो इतना तो प्री रिक्विजिट नॉलेज हम लोगों के पास है कि किसी भी जीन का या एक फिर पर्टिकुलर ट्रेट के दो एलिल्स होते हैं या दो फॉर्म्स होते हैं। जैसे टॉलनेस एक कैरेक्टर था, ट्रेट था, उसके दो फॉर्म्स क्या थे? एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। कैपिटल टी वाला डोमिनेंट था, स्मॉल टी वाला रिसेसिव था। ठीक इसी तरीके से किसी भी एक कैरेक्टर के जो दो अलग अलग एलिल्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। तो पहली चीज़ ये क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में कि सेपरेशन किसका हो रहा है? किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के दोनों एलिल्स का सेपरेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ऑफ सेग्रीगेशन में यही पढ़ेंगे कि एक दो पर्टिकुलर एलिल्स जो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो कब सेपरेट होते हैं आपस में। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बस हमको इतना ही समझना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखा है? इट स्टेट्स दैट द टू एलिल्स। ठीक है, पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ बात किसकी हो रही है? दो एलिल्स की हो रही है। सपोज करो एक होमोजाइगस पेरेंट है, वो कैपिटल टी है। ठीक है, ये पेरेंट है, उसके पास जो हाइट वाला जीन है वो किस तरीके से है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो ये एक एलिल हो गया, ये दूसरा एलिल हो गया। तो ये कैरेक्टर के जो दोनों एलिल्स होते हैं, दीज टू एलिल्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन गेट्स सेपरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस जब होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो ये जो दोनों एलिल्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं और एक एलिल एक गैमेट में चला जाएगा और दूसरा एलिल दूसरे गैमेट में चला जाएगा, राइट। तो कहने का क्या मतलब है, किसी भी इंडिविजुअल में जब गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है तो उस गैमेट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड या कैरेक्टरिस्टिक का सिर्फ एक ही एलिल प्रेजेंट होता है, ना कि दोनों एलिल्स। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। क्यों? गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, ये रिडक्शनल प्रोसेस है। इट इज अ रिडक्शनल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिवीजन इन्वॉल्व है वो क्या है? मियोसिस है। और मियोसिस क्या होती है? रिडक्शनल सेल डिवीजन होती है। रिडक्शनल मतलब क्रोमोसोम नंबर्स आधे हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर आधे हुए तो एक गैमेट को सिर्फ एक पर्टिकुलर एलील ही मिलता है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट का, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट का एक गैमेट को। तो अगर हम कहें गैमेट की बात करें तो एक गैमेट जो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एलील के लिए क्या होता है? प्योर होता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलील रहेगा। इसीलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब नेक्स्ट लॉ हमको मेंडल का कौन सा पढ़ना है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वी कम टू द थर्ड एंड द फाइनल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल। मेंडल का ये तीसरा और आखिरी लॉ है
तो इस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? अगर वर्बल मीनिंग में आप लोगों को बताऊंगा तो तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको एक पुनेट स्क्वायर की हेल्प से मैं अगर उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाऊंगा सामने, तो शायद आपको एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी, राइट। तो हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस लेंगे और उसकी हेल्प से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके कंसेप्ट को हम इनहेरिट करेंगे, राइट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने के लिए हम लोगों ने कंसीडर किया है एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब वी आर गोइंग टू कंसीडर टू कैरेक्टर्स, दो ट्रेड्स हमको लेना है, दो ट्रेड्स हमको लेना है। जब भी हम दो ट्रेड्स लेते हैं तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सिंगल ट्रेड, मोनो हाइब्रिड, तीन ट्रेड्स अगर कंसीडर करते हैं तो उसको ट्राई हाइब्रिड कहते हैं। तो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस से हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने लिया क्या है, जैसे कि मेंडल के पहले लॉ में बताया गया है कि जब भी प्योर लाइन वाले पेरेंट्स लेते हैं, प्योर लाइन का मतलब क्या हुआ, पेरेंट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक ऐसा पेरेंट लिया है जो क्या है, होमोजाइगस टॉल है। ये टॉल तो है लेकिन किस टाइप का टॉल है, होमोजाइगस टॉल है। और कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके सीड के शेप को। सीड का शेप कैसा है, राउंड है, यहाँ पे सीड का शेप राउंड है। और दूसरा पेरेंट जो है वो भी होमोजाइगस क्या है, लेकिन वो ड्राफ्ट है और उसके सीड का शेप कैसा है, रिंकल्ड है, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों पेरेंट्स ऐसे लिए हैं जिनकी कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस टॉल एंड राउंड एंड होमोजाइगस ड्राफ्ट एंड रिंकल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या सीखना है बच्चों, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स कैसे बनता है, बच्चे गैमेट्स बनाने में ही गलती करते हैं तो पुनेट स्क्वायर भी गलत आ जाता है, ठीक है। गैमेट्स बनाना क्लियरली अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, पुनेट स्क्वायर कभी आप लोगों का गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो गैमेट्स कैसे बनाते हैं, अभी सपोज करो, अब मैंने क्या बताया था, किसी भी एक गैमेट को किसी भी एक पर्टिकुलर जीन का एक ही एलील मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये वाला कैपिटल टी इस आर के साथ कंबाइन कर सकता है और हमको क्या मिलेगा, एक गैमेट जिसके पास कैपिटल टी कैपिटल आर होगा। फिर टी को आपको सेम रखना है, आर को चेंज कर देना है। ये टी इसके साथ भी कंबाइंड हो सकता है, कैपिटल टी और कैपिटल आर, ठीक है। अब टी को चेंज कर दो, दिस टी कैन कंबाइंड विद दिस आर, यही वाला टी फिर से दूसरे आर के साथ कंबाइन कर सकता है। तो क्या गैमेट्स मिलेंगे, सारे चार पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों ने देख ली कि हर केस में गैमेट को कौन सा मिलेगा, कैपिटल टी और कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी एंड कैपिटल आर, ठीक है। ये चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वेरिएशन अभी देखने को किस लिए नहीं मिला, क्योंकि जो पेरेंट है हम लोगों ने कंडीशन ली है, होमोजाइगस कंडीशन ली है, ठीक है। अब दूसरे पेरेंट का भी ठीक इसी तरीके से ऐसे ही कैरेक्टर्स आएंगे, स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी एंड स्मॉल टी स्मॉल पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गैमेट्स बना के तैयार कर लिया। अब इसका पुनेट स्क्वायर में पुटअप करके देखते हैं कि F1 जनरेशन कैसी आएगी, ठीक है। तो कैपिटल टी और आर इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये टी इस टी के साथ कंबाइन करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरीके से हमको 16 इंडिविजुअल्स मिलेंगे जो कैसे होंगे, इस जीनोटाइप के होंगे। इस जीनोटाइप को हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ प्रेजेंट है, मतलब ये क्या होगा, टॉल होगा। दूसरी चीज़ ये क्या होगा, राउंड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखिए प्योर लाइन से अगर स्टार्ट किया तो पहली जनरेशन हमको जो मिलेगी वो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स को ही डिपिक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस तो सेटिस्फाई हो ही जाता है। तो F1 जनरेशन के सारे प्रोजनी हमको कैसे मिलेंगे, 16 के 16 कैसे मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल आर। सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे और राउंड होंगे, ठीक है, टॉल एंड राउंड।
अब लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझने के लिए हमको F2 जनरेशन तक जाना पड़ेगा। F2 जनरेशन के लिए पेरेंट जनरेशन कौन हो जाएगा? F2 जनरेशन के लिए पेरेंट जनरेशन हमको यहाँ वाले इंडिविजुअल मिल जाएंगे जो F1 जनरेशन में मिले थे। तो इस बार पेरेंट कैसे हो जाएंगे? हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस राउंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन करिए ठीक जैसे यहाँ पे किया था। दिस कैपिटल T कैन कंबाइंड विथ कैपिटल R, कैपिटल T कैन कंबाइंड विथ स्मॉल r। तो देखिए दो वेरिएशन मिला, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T एंड स्मॉल r। फिर स्मॉल t को कंसीडर करिए, स्मॉल t कंबाइन कर सकता है कैपिटल R के साथ, ठीक है। फिर यही स्मॉल t स्मॉल r के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को एक चीज़ देखने को क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। देखो किसी भी कैरेक्टर का एक डोमिनेंट एलील किसी भी दूसरे कैरेक्टर के डोमिनेंट एलील के साथ भी पेयर कर सकता है। किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का डोमिनेंट एलील किसी भी दूसरे कैरेक्टर के रिसेसिव एलील के साथ भी पेयर कर सकता है। रिसेसिव एलील एंड रिसेसिव एलील कैन पेयर विथ ईच अदर, रिसेसिव एंड डोमिनेंट एलील कैन ऑल्सो पेयर विथ ईच अदर। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र होना। तो उसी तरह स्वतंत्र यहाँ पे क्या है? एलील्स आर इंडिपेंडेंट टू पेयर विथ एनी अदर एलील। मैं फिर से ये डेफिनेशन वर्बल मीनिंग पे अब आता हूँ कि any particular allele of one character, one gene is independent to pair up with any other allele of any other gene। यहाँ देखिए आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। हाइट वाला कैपिटल T राउंड के साथ भी पेयर कर सकता है, डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी पेयर कर सकता है, रिसेसिव रिसेसिव के साथ भी पेयर कर सकता है। सारे एलील्स पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहते हैं कि किसी भी दूसरे पर्टिकुलर जीन के किसी भी एलील के साथ वो पेयर और कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आइडिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। नेक्स्ट वीडियोस में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप जीनोटाइपिक रेशियोज वगैरह याद करेंगे और यहाँ पे हेरिडिटी या जेनेटिक्स वाला पोर्शन अब नेक्स्ट वीडियो में ओवर हो जाएगा।